उसे अपना बैग नहीं ले जाने दे रही थी। वीरेंद्र हैरान हो गया और गुस्से में उससे बोला, शिवानी, मेरे सामने से हटो, मुझे मेरा बैग लेने दो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाने वाले, मैंने बोला ना। शिवानी ने सख्ती से कहा। फॉर गॉड सेक शिवानी, ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। अचानक तभी वीरेंद्र ने गुस्से में कहा। ये सुनकर शिवानी दंग रह गई और ऊपर से नीचे तक उसको देखने लगी। तभी वीरेंद्र ने अपने हाथ से उसको हटाया और अपना बैग निकालने लगा। डॉली दूर से खड़े खड़े ये सब देख रही थी। वीरेंद्र की हरकत से शिवानी को गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपनी मुट्ठी बेचते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना तो मत रहो, लेकिन अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। ये सुनकर डॉली शॉक्ड हो गई। वीरेंद्र भी हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगा। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, कोई पागल नहीं हूं मैं। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। रुक जाओ शिवानी, पागल मत बनो। तभी वीरेंद्र ने उसको रोकते हुए कहा। शिवानी पलटकर उसकी शक्ल देखने लगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो। ये क्या बच्चों वाली जिद है? वीरेंद्र चिल्लाकर बोला। नहीं वीरेंद्र, ये कोई जिद नहीं है, मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। दोस्त हो तुम मेरे, और जैसा बर्ताव आज तुम्हारे साथ इस घर में किया गया है ना, वो बहुत गलत है। शिवानी ने डॉली को घूर कर देखते हुए कहा। इसलिए बस समझ लो कि एक तरीके से मैं उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। ये सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया। उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वीरेंद्र का साथ देने के लिए शिवानी इस हद से भी गुजर जाएगी कि वो अपना घर ही छोड़ देगी उसके लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ रुकने में, लेकिन मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती, शिवानी ने इमोशनल होकर कहा। अचानक तभी डॉली फौरन बोल पड़ी। वाह बेटा, आज एक बाहर वाले के लिए तुम्हें अपनी आंटी बुरी लग रही है। इस कल के आए हुए दोस्त के लिए तू अपना घर तक छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी आंटी की बात तू कभी नहीं मानती। डॉली की बात सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया। शिवानी भी अपना सिर झुकाए उसकी बात सुन रही थी। क्या किया इस लड़की ने तेरे लिए? हाँ, क्या इसने मेरी तरह तुझे पढ़ाया लिखाया है, तेरे लिए अच्छी चीजें करी है, तुझे तेरे हक की प्रॉपर्टी, रहने के लिए घर, ये सब कुछ दिया। तुझे मैंने बचपन से आज तक अपनी बेटी की तरह रखा, कभी भी तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, किसी चीज के लिए मना नहीं किया। और आज जब मैंने बड़ा होने के नाते तेरे लिए कुछ फैसला ले लिया तो तू मेरे ही खिलाफ जा रही है। डॉली की टोन में गुस्सा और इमोशंस दोनों थे। तभी वीरेंद्र ने एक लंबी सांस भरी और मन में अपने आप से कहा, डॉली आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो इस वक्त उसे बहुत बुरा लगता। शिवानी को न जाने क्या हो गया है, वो मेरे लिए इतना क्यों ख्याल कर रही है? आखिर चल क्या रहा है शिवानी के मन में? कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करने लगी है? वहीं दूसरी तरफ शिवानी के मन में भी उधेड़-बुन चल रही थी। आई एम सॉरी डॉली आंटी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं आपका मन बहुत ज्यादा दुखा रही हूँ, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही हूँ मैं उसकी वजह भी नहीं जानती। लेकिन जिस तरीके से आप वीरेंद्र और मुझको अलग कर रही है, इस चीज से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए वीरेंद्र से जुदाई न सहने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तभी वीरेंद्र ने शिवानी को गुस्से में देखते हुए कहा, शिवानी, डॉली आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो इतनी समझदार और अक्लमंद लड़की हो, तो फिर आज क्यों ये बच्चों की तरह बेवकूफी भरी बातें कर रही हो? डॉली आंटी कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती, इसलिए वो जैसा कह रही है वैसा करो। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा और तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं आओ। अगर तुमने ऐसा करा तो मैं हम दोनों के बीच की ये दोस्ती तोड़ दूंगा, वीरेंद्र ने गुस्से में कहा। ये सुनकर शिवानी के होश उड़ गए। उसने वीरेंद्र के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने की उम्मीद नहीं करी थी। वहीं दूसरी तरफ डॉली भी ये सुनकर हैरान थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए वीरेंद्र इतना बड़ा कदम उठा लेगा। शिवानी के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो गुस्से में वहां से अपना पैर पटक कर चली गई। डॉली उसको देखती ही देखती रह गई। तभी वीरेंद्र अपना सामान संभालते हुए डॉली से बोला, बस मैं थोड़ी देर में पैकिंग करके निकल जाऊंगा। तभी डॉली ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसके बाद वो कमरे से निकलने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बार वीरेंद्र की तरफ पलट कर देखा और मन में अपने आप से बोली, मुझे माफ कर देना वीरेंद्र और शिवानी, लेकिन मैं इस वक्त मजबूर हूँ। कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ राज राज ही रहे तो ठीक है, क्योंकि अगर सच्चाई तुम दोनों के सामने आ गई तो वो तुम दोनों की जिंदगी तबाह करके रख देगी। अनहोनी को टालने के लिए मुझे तुम दोनों को अलग करना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपना सामान लिए वीरेंद्र दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसके पास सिर्फ डॉली खड़ी थी। शिवानी अपने कमरे के अंदर ही थी। तभी वीरेंद्र ने अपना बैग संभालते हुए कहा, मैं निकलता हूँ आंटी, आप शिवानी को बोल दीजिएगा कि मैं जा रहा हूँ। वीरेंद्र दबी हुई आवाज में बोला। तभी डॉली अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं उसे कह दूंगी वीरेंद्र, अब अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन एक माँ होने के नाते मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे मेरी बेटी के लिए ठीक लगा। मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। डॉली की आवाज में नरमियत थी। तभी वीरेंद्र हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगा।
उसे एहसास हो चुका था कि डॉली शिवानी को किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाकर रखना चाहती है और इसमें वीरेंद्र का बोलना ठीक नहीं रहेगा। तभी वो अपना सिर हिलाकर वहां से जाने लगा। अचानक तभी शिवानी भागते हुए सीढ़ियों पर से उतर आई। डॉली भी हैरान होकर शिवानी को देखने लगी। तभी शिवानी जाकर वीरेंद्र के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर उदासी। शिवानी की उदासी देखकर वीरेंद्र का दिल भी बैठ गया। वो एक टक उसकी आंखों में देखे चले जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तकलीफ को महसूस कर पा रहे थे। तभी वीरेंद्र ने फौरन शिवानी से आई कांटेक्ट को तोड़ दिया और इधर उधर देखते हुए बोला, अब मुझे अब चलना चाहिए वरना बस निकल जाएगी। इतना कहकर वीरेंद्र आगे बढ़ गया। शिवानी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो रोते हुए वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। शिवानी को इतना दुखी और परेशान देखकर डॉली को भी अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। तभी उसने आगे बढ़कर अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। वीरेंद्र ने आखिरी बार जब पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसने अपनी आंखें मींची और वहां से फौरन निकल गया। वीरेंद्र ने बस पकड़ी और अपने आश्रम के लिए निकल गया। बस में लौटते वक्त उसका मन बहुत ही खराब हो रहा था। आते वक्त वो जितना खुश था, जाते वक्त उसे उतना ही ज्यादा दुख हो रहा था। इस पूरी जर्नी में वीरेंद्र के साथ सब कुछ वही हुआ जिसके लिए उसने उम्मीद नहीं की। सबसे पहले तो उसका रास्ते में शिवानी से मिलना, उसके बाद एक अजीब से मोड़ पर उससे बिछड़ जाना, उसके बाद वीरेंद्र का वापस शिवानी को ढूंढते उसके गांव में पहुंचना, उन दोनों का एक साथ अच्छा वक्त बिताना और उसके बाद अब उनका एक बार फिर से बिछड़ जाना। लेकिन ये बिछड़ना पहले की तरह नहीं था। इस बार एक दूसरे से बिछड़ने में उन दोनों को बहुत तकलीफ हुई थी। इस बार वो अनजान नहीं थे ना ही दोस्त बनकर बिछड़े थे। इस बार जब वो बिछड़े थे तो उनके बीच का रिश्ता अलग था। ना ही वो दोस्ती का था और ना ही प्यार का, शायद इन दोनों के बीच का था या फिर इन सबसे ऊपर। अचानक तभी वीरेंद्र को हवेली में बिताई हुई रात याद आ गई और वो घबराकर अपने आप से बोला, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन उस हवेली के अंदर जो भी राज छुपे हुए हैं मुझे वो जानने पड़ेंगे। शिवानी के सामने मैंने वो सब करने से मना कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शिवानी सब में पड़े, लेकिन मेरे लिए वो सब जानना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी मुझे वहां दिखाई दिया था, उन दोनों लड़कियों के बीच की लड़ाई, हवेली में आग लग जाना, वो सब कुछ सच था। लेकिन फिर शिवानी वो गायब कैसे हो गई? वो पेंटिंग जिसमें मेरे और शिवानी की तरह दिखते हुए लड़का लड़की थे, कुछ तो चक्कर है। कोई तो है जो हमें ये सब इशारे दे रहा है, लेकिन कौन और क्यों? हमारा क्या रिलेशन है उन चीजों से? वीरेंद्र हैरान होकर अपने आप को बोला। ओहो, बेचारा वीरेंद्र कितना परेशान हो रहा है हवेली को लेकर। कोई बात नहीं वीरेंद्र, बहुत जल्दी तुम्हारे सभी राज तुम्हारे सामने खुलकर आ जाएंगे। उस दिन तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा ना अपनी बरखा का, अब सॉरी, अपनी रसिका का। तुम देखना, जल्द ही तुम्हारी रसिका तुमसे मिलने के लिए आने वाली है। दुनिया के किसी कोने में बरखा, जो कि वीरेंद्र के लिए रसिका थी, एक जादुई गोले के अंदर वीरेंद्र को देख पा रही थी। तभी पीछे से अपनी कमर पर हाथ बांधे बरखा के दादाजी बलदेव वहां पर आ गए। क्या हाल है तुम्हारे वीरेंद्र के? उन्होंने बरखा से पूछा। तभी बरखा उदास होकर बोली, हाल तो बहुत बेहाल है मेरे वीरेंद्र के। बेचारा दुखी है, अपनी शिवानी से अलग जो हो गया है, इसलिए बहुत मिस कर रहा है उसे। बरखा ने इतराकर कहा। तभी बलदेव शैतानों की तरह मुस्कुराया और उससे बोला, ये तो बड़ी ही गलत बात है। ऐसे में वीरेंद्र को सहारा देने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कोई ऐसा कंधा जिस पर सिर रख करके वीरेंद्र रो सके और उसे अपने दिल की बात कह सके। ये सुनकर बरखा बलदेव की तरफ देखने लगी। तभी मुस्कुराकर उसने कहा, मैं समझ गई दादाजी कि आपका इशारा किस तरफ है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि तुम्हें इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। इस वक्त शिवानी और वीरेंद्र एक दूसरे से अलग हैं। तुम जाकर शिवानी की जगह ले सकती हो और वीरेंद्र को अपनी तरफ कर सकती हो। साथ ही जब शिवानी को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा तो वो वीरेंद्र से बहुत नाराज हो जाएगी और उसका साथ छोड़ देगी। और फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर हमको हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा सबसे बड़ा रास्ते का कांटा तो वीरेंद्र ही है, लेकिन जब हम उसे अपनी पार्टी में कर लेंगे तो वो कांटा भी हमें नहीं चुभेगा। बरखा ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। तभी बलदेव ने उसे आगाह करते हुए कहा, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन याद रहे कि तुम कोई गलती ना कर बैठना। मतलब शुरू से ही वीरेंद्र को अपने कब्जे में लेकर चलना, क्योंकि उसके पास भी काफी शक्तियां हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे लिए उसको संभालना मुश्किल होगा, इसलिए हर कदम फूक फूक कर रखना। तभी बरखा ने बलदेव की तरफ पलटते हुए कहा, दादाजी आप घबराइए मत, मेरा नाम बरखा है। मैं कोई भी काम कच्चा नहीं करती, मुझे मजबूत काम को अंजाम देने की आदत है।
इसलिए मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, और ना ही वो वीरेंद्र हमारे ऊपर हावी होगा। क्या बरखा अपने बुरे कामों को अंजाम देने में कामयाब रहेगी? क्या वीरेंद्र उसकी जाल में फंस जाएगा? क्या शिवानी और वीरेंद्र एक दूसरे को भूल जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बस में बैठा वीरेंद्र काफी उदास और परेशान था। एक तरफ उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं, जो उसके अतीत को लेकर उसे परेशान कर रही थीं, और दूसरी तरफ उसके और शिवानी के बीच का रिश्ता, जिसे वो अभी तक पहचान नहीं पा रहा था। शिवानी से जुदाई उसे अंदर ही अंदर खाए चली जा रही थी। इन सब बातों के बीच रास्ता कब आधे से ज्यादा हो गया, वीरेंद्र को एहसास ही नहीं हुआ। अचानक तभी उसका फोन बजने लगा। उस पर अनिल का कॉल आ रहा था। वीरेंद्र ने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ अनिल, बोल, कैसा है? तभी कॉल की दूसरी तरफ से अनिल ने बड़ी ही हड़बड़ाहट में जवाब दिया, मैं तो ठीक हूं यार, तू बता कहाँ है, आश्रम आ रहा है या नहीं? तभी वीरेंद्र ने हैरान होकर कहा, हाँ मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन तुझे क्या हो गया? बड़ा परेशान नजर आ रहा है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस तू जल्दी से आश्रम आ जा, यहाँ पर कोई है जिसे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। ये सुनकर वीरेंद्र चौंक गया और फौरन बोला, क्या? मेरी मदद की किसको जरूरत है? तभी अनिल ने कहा, वो सब तू आश्रम आकर ही देख लेना, लेकिन जल्दी कर, यहाँ आ जा। अब उस शख्स को तुझे किसी बहुत जरूरी काम से मिलना है। मैं आश्रम के पास से गुजर रहा था तो उसने मुझसे कहा कि मैं कॉल करके फौरन बुला लूं। अरे पर बात तो सुन, कौन है? वीरेंद्र के आगे कुछ और कहने से पहले अनिल ने झट से कॉल कट कर दिया। तभी फोन की तरफ देखते हुए वीरेंद्र अपने आप से बोला, अजीब बात है, आखिर कौन हो सकता है जिसे इतना अर्जेंटली मुझसे मिलना है? आज तक तो आश्रम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जिसको मुझसे मिलने के लिए इतनी अर्जेंसी हो। और अनिल ने भी कुछ साफ साफ नहीं बताया। कौन है, कहां से आया है, लड़का है या लड़की है? बस फौरन कॉल कट कर दिया। ये लड़का भी कुछ अजीब ही है। वीरेंद्र ने अपना फोन साइड में रखा और आंखें बंद करके बैठ गया। आश्रम पहुंचते पहुंचते वीरेंद्र को रात हो चुकी थी, इसलिए सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वीरेंद्र अकेले ही सुनसान सड़क पर अपना सामान लेकर चल रहा था। बस के सफर में भी बड़ी थकान हो जाती है। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, काफी दिनों तक आश्रम में ही रहूंगा, वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था। अचानक तभी वीरेंद्र जैसे ही आश्रम के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वीरेंद्र एकदम चौकन्ना हो गया और अपने आसपास देखने लगा। ये किसके रोने की आवाज आ रही है यहाँ पर? वीरेंद्र इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आवाज से तो लग रहा है जैसे कोई लड़की रो रही है, लेकिन कहां पर? वीरेंद्र परेशान होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से मेरे साथ कोई छलावा हो रहा है? तभी वीरेंद्र सब कुछ छोड़कर आश्रम के गेट की तरफ जाने लगा। अचानक तभी चलते चलते उसके कदम एकाएक रुक गए। गेट पर कोई लड़की बैठी हुई थी जो अपना मुंह छुपाकर रो रही थी। वीरेंद्र ने जब उस लड़की को गेट के पास ऐसी हालत में देखा तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। दूर से देखने में वो लड़की थोड़ी डरावनी लग रही थी। उसके काले लंबे बाल थे, और रात के अंधेरे में ऐसे सुनसान सड़क पर किसी लड़की को देखकर कोई भी डर जाएगा। तुम कौन हो और आश्रम के गेट पर बैठकर क्यों रो रही हो? वीरेंद्र ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वीरेंद्र उस लड़की के करीब गया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? और ऐसे क्यों रो रही हो कौन तुम? वो लड़की तब भी कुछ नहीं बोली, वो बस रोए चली जा रही थी। तभी वीरेंद्र की हवा खराब होने लगी। वो डरते हुए अपने आप से बोला, हे भगवान, ये तो जवाब भी नहीं दे रही। इतनी रात को शरीफ घर की लड़कियां तो निकलती नहीं है, कहीं ये कोई भूतिया चुड़ैल तो नहीं है? इस बारे में सोचकर वीरेंद्र ने फौरन 2-3 कदम पीछे ले लिए। उसे अंदर से अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। तभी वीरेंद्र ने अपने आप को समझाया, नहीं यार वीरेंद्र, तो एक मामूली सी चुड़ैल से नहीं डर सकता। तूने तो दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल मतलब शिवानी के साथ भी टाइम स्पेंड किया है, तो फिर छोटी मोटी चुड़ैल को तो तू सबक सिखा ही सकता है। इसलिए फॉर गॉड सेक बात कर इससे और पूछ ये कौन है। वीरेंद्र ने खुद को रेडी किया। उसके बाद वो आगे बढ़कर उस लड़की को हिलाते हुए बोला, अब कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठी हो? तभी इस लड़की ने फौरन अपना चेहरा ऊपर किया। वीरेंद्र एकदम डर के मारे उछल पड़ा। हाँ? उस लड़की ने रोते हुए वीरेंद्र की तरफ देखा। 1-2 सेकंड तक उसको देखने के बाद वीरेंद्र ने उसे पहचान लिया और हैरान होकर बोला, रसिका तुम? वो रोती बिलखती हुई लड़की कोई और नहीं,
बल्कि रसिका थी, यानी कि बरखा, जो कि वीरेंद्र को अपने जाल में फंसाने के लिए आई थी। तभी रसिका ने अपने आंसू पोंछे और सिसकियां लेते हुए कहा, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया और फौरन बोला, मैं बस से आया हूं, इसलिए देर हो गई। लेकिन तुम यहां पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? और ऐसे रो क्यों रही हो बाहर की तरफ बैठकर? ऐसे रात में रोना ठीक नहीं। हुआ क्या है तुम्हारे साथ, सब ठीक तो है ना? रसिका ने तभी उदास मन के साथ कहा, कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं यहां पर आई हूं, तुम्हारे पास तुमसे मदद मांगने के लिए। तुम्हारे दोस्त से शाम के टाइम मैंने ही कॉल करवाया था। मैं शाम से तुम्हारा यहां पर इंतजार कर रही हूं कि तुम कब आओगे और कब मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूंगी, लेकिन तुमने पूरी शाम निकाल दी और अब आए हो। ये सुनकर वीरेंद्र इधर उधर देखने लगा। बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैं भागकर आश्रम चली आई, रसिका ने कहा। यह सुनकर वीरेंद्र ने एक लंबी सांस ली। हाँ, ठीक है, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पहले यहां से उठो और अंदर आओ। जो कुछ भी बताना है तुम मुझे आश्रम के अंदर बताना। रात के वक्त ऐसे यहां पर बैठना ठीक नहीं। वीरेंद्र के कहने पर रसिका ने अपना सिर हिला दिया और वो सिसकियां लेती हुई वीरेंद्र के साथ आश्रम के अंदर चली आई। आश्रम के अंदर जाकर वीरेंद्र किचन और कमरों के दरवाजे खोल रहा था। आश्रम में चारों ओर काफी धूल हो रही थी। 3-4 दिन बंद रहने की वजह से आश्रम की सफाई नहीं हो पाई थी, इसीलिए वहां पर गंदगी भी हो रही थी। क्या यार, 3-4 दिन यहाँ की सफाई नहीं हुई, कितना गंदा हो गया आश्रम, वीरेंद्र अपना बैग रखते हुए बोला। तभी उसने किचन में से ग्लास लिया और फटाफट से उसमें पानी लेकर आया। ये लो, पानी पी लो और खुद को शांत करो, उसने रसिका को ग्लास देते हुए कहा। रसिका डरी सहमी हुई हॉल वाले कमरे में कुर्सी के ऊपर बैठी हुई थी। उसने वीरेंद्र के हाथ से ग्लास लिया और धीरे धीरे करके पानी पीने लगी। वीरेंद्र के लिए ऐसे किसी लड़की को रोते हुए देखना थोड़ा अजीब था, इसीलिए वो अपनी आंखें मटका मटका कर इधर उधर देख रहा था। जब रसिका ने पानी का ग्लास पूरा खाली कर दिया तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताओ मुझे, तुम यहाँ क्यों आई थी और बाहर बैठकर इतना रो क्यों रही थी? कोई बात हुई है क्या तुम्हारे साथ? तभी रसिका ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, हाँ, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं उनको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जिसकी वजह पकड़ में नहीं आ पा रही। हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन उनका इलाज कहीं भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद लूं। मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुमने लोगों का इलाज किया है, उनको ठीक किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दादाजी को भी ठीक कर दो। ये सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया और मुस्कुराकर बोला, अरे तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उन्हें अच्छे से देख लूंगा और फिर तुम देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये तो बहुत छोटी सी बात थी रसिका, इस पर तुम इतना रो क्यों रही थी? वीरेंद्र ने मुस्कुराकर पूछा। तभी रसिका ने कहा, मेरे दादाजी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। इसलिए जब भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं एकदम घबरा जाती हूँ। मेरे मन में उनको खोने का डर बैठ जाता है और मैं अपने दादाजी को कभी नहीं खो सकती, क्योंकि जिस दिन मैंने उन्हें खो दिया, मैं उस दिन अपनी जिंदगी को खो दूंगी। उस दिन उनके साथ मेरा मन भी मर जाएगा, फिर मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रसिका की इमोशनल स्टोरी सुनकर वीरेंद्र एकदम हैरान हो गया। उसने रसिका जैसी लड़की से ऐसी बात एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ये देखने में कितनी ज्यादा चुलबुली और खुश लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है। इसकी जिंदगी में इसके दादाजी के अलावा और कोई भी नहीं है। सच में ऐसे लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होगा, वीरेंद्र अपने मन में सोचने लगा। तभी उसने रसिका को दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम अपने दादाजी को कल मेरे पास लेकर आना, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। तभी रसिका ने कहा, दादाजी यहाँ नहीं आ सकते, मतलब वो काफी बीमार और बूढ़े हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा उन्हें देखने के लिए। ये सुनकर वीरेंद्र चौंक गया और बोला, लेकिन मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, मतलब मैं किसी को भी घर पर देखने के लिए नहीं जाता। जिस किसी को भी मुझसे मिलना होता है वो आश्रम ही आकर मिलता है। रसिका का चेहरा छोटा सा हो गया और वो इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन दादाजी तो चल फिर नहीं सकते, तो फिर मैं उनको आश्रम में कैसे लेकर आऊंगी? वीरेंद्र सोच में पड़ गया। वो रसिका को अभी अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए उसके घर पर जाकर उसके दादाजी को देखना वीरेंद्र को ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसने बात को रफा दफा करने के लिए कह दिया, अब देखो, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ, ये हम कल डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए अभी तुम अपने घर चली जाओ, कल क्या करना है ये हम तभी देखेंगे।
उसने बात को वहीं खत्म कर दिया। अचानक तभी रसिका के चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी और वो अपनी उंगलियों को आपस में कुलकुलाने लगी। वीरेंद्र ने जब ये बात नोटिस करी तो उसे कुछ अजीब लगा। रसिका, क्या हो गया? तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तभी रसिका उसको हैरान होते हुए देखकर बोली, नहीं, मैं नर्वस नहीं हो रही। वो दरअसल बात यह है कि इस वक्त रात काफी हो गई है, इसलिए मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि बीच में जो रास्ता पड़ता है वो काफी खतरनाक है। ऐसे में एक अबला नारी का वहां से गुजरना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर वीरेंद्र चौंक गया और इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन अगर तुम घर पर नहीं गई तो इतनी रात को कहाँ रुकोगी? मतलब तुम्हारा घर से बाहर रहना भी तो ठीक नहीं रहेगा ना। तभी रसिका ने झिझकते हुए उसकी आंखों में आंखें डाली और दबी आवाज में कहा, अगर मैं आज रात आश्रम में रुक जाऊं तो आप मुझे रुकने दोगे? ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए। वो बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम आज रात को आश्रम में रुकोगी? हाँ वीरेंद्र, प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। आश्रम के सिवा मुझे और कोई सेफ जगह नहीं मिलेगी रुकने के लिए। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो, आज रात मुझे यहीं रुकने दो। क्या वीरेंद्र रसिका को आश्रम के अंदर रात बिताने की परमिशन दे देगा? क्या वीरेंद्र का ये फैसला सही होगा? क्या बरखा वीरेंद्र से सच बोल रही थी या फिर इसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी? रसिका, जो कि असलियत में बरखा थी, आश्रम में रात बिताकर कौन सी नई साजिश को अंजाम देने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रसिका की डिमांड सुनकर वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सिर्फ एक रात की बात है वीरेंद्र, मुझे अपने आश्रम में जगह दे दो। मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? मेरे लिए अपने घर वापस लौटना मुश्किल है। मैं वादा करती हूँ कि सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस मुझे यहाँ रुकने दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। रसिका की रिक्वेस्ट तो जायज थी, लेकिन वीरेंद्र का इसके लिए राजी होना बड़ा ही कठिन था। रसिका, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? एक आश्रम है और मैं एक सन्यासी, मैं कैसे तुम्हें यहाँ पर रोक लूं? तुम खुद ही सोचो ना, तुम मेरी क्या लगती हो? अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे हमारे बारे में। वीरेंद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा। तभी रसिका चीपते हुए बोली, अब मैं समझ सकती हूँ वीरेंद्र, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है और लोगों का तो काम होता है बोलना, लेकिन हमें तो अंदर से पता है ना कि हमारी नीयत साफ है। तुम बस एक अकेली लड़की की मदद कर रहे हो और मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। कौन सा तुमने कोई जबरदस्ती की है मेरे साथ यहाँ पर रुकने के लिए? इसलिए मुझे किसी का डर नहीं। बोलने दो लोग जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है रसिका, सब लोग मुझे जानते हैं गांव में, मेरी इज्जत है, इसलिए मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। तुम यहाँ नहीं रहती, तुम एक बाहर वाली हो, या फिर तुम्हारे लिए शायद ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती होंगी, लेकिन मेरे लिए करती हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकने दे सकता, मुझे माफ करना। वीरेंद्र ने साफ साफ मना कर दिया। ये सुनकर रसिका की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वीरेंद्र इतने रूखे अंदाज में उसे मना करेगा। तभी रसिका अपनी जगह पर से खड़ी हो गई और वीरेंद्र के करीब आकर इमोशनल होते हुए बोली, वीरेंद्र प्लीज, क्या हो गया है तुम्हें? क्या ये वही वीरेंद्र है जिसको मैं जानती थी? तुम तो सबकी मदद करते हो ना, सबकी भलाई के लिए काम करते हो। तो फिर जब एक अबला नारी तुमसे मदद मांग रही है तो फिर तुम सबके बारे में सोच रहे हो सिवाय मुझे छोड़कर। ये सुनकर वीरेंद्र हैरान रह गया। वो मन में अपने आप से बोला, अरे यार, कहां फंस गया मैं? ये सब कुछ उस अनिल के बच्चे की वजह से हुआ है। पहले जब उसने इसको बाहर बैठे देखा था तो मना नहीं कर सकता था, बोल देता कि मैं नहीं आ रहा आज आश्रम में, या फिर कुछ दिन के बाद आऊंगा। इस मुसीबत को मेरे पीछे लगा दिया, मैं क्या कहूं इसको? दूसरी तरफ रसिका यानी कि बरखा मन में अपने आप से बोली, तुम्हें मुझे यहाँ रुकने के लिए हाँ तो बोलना पड़ेगा। तुम इतनी आसानी से मुझे मना नहीं कर सकते वीरेंद्र। अगर तुमने मना कर दिया तो मेरा पूरा गेम बिगड़ जाएगा। रसिका अपनी भीगी पलकों से वीरेंद्र को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। वीरेंद्र चाहकर भी उसकी मासूमियत को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। हालांकि ये ऑप्शन उसके लिए घातक साबित होने वाला था, लेकिन सामने लड़की हो और वीरेंद्र उसकी मदद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तभी उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, "हाँ, ठीक है, अब तुम यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन एक बात याद रहे, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि रात को तुम यहाँ पर रुकी थी और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाओगी। और तीसरी बात ये कि तुम मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगी। मैं एक सन्यासी हूँ और काफी धार्मिक टाइप का आदमी हूँ। मैं दिन भर पूजा अर्चना करता रहता हूँ, इसलिए मुझे उसके लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये सुनकर रसिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू,
थैंक यू सो मच वीरेंद्र, और तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ख्याल वाली बात पर वीरेंद्र उसे हैरान होकर देखने लगा। तभी रसिका ने बात को पलटते हुए कहा, वो मेरे कहने का मतलब है कि देखो ना आश्रम कितना गंदा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ, ठीक है? इससे तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। इतना कहकर रसिका झाड़ू लेने के लिए आंगन की तरफ चली गई। तभी वीरेंद्र अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या चक्कर है इस लड़की का? एक तो रात के वक्त आश्रम आई और अब यहाँ पर रुक भी रही है, ऊपर से दादाजी को दिखाने के लिए अपने घर पर बुला रही है। चाहती क्या है ये? खैर मुझे क्या, जितनी सीधी दिख रही है उतनी है, या फिर कुछ और ही चक्कर है इसका। वीरेंद्र के चले जाने के बाद शिवानी के घर में काफी बदरौनक हो गई थी। डॉली और शिवानी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। डॉली ने शिवानी के सामने खाना सजाया हुआ था, लेकिन शिवानी किसी बुत की तरह बैठी थी। उसके बदन में कोई हरकत नहीं थी, वो बहुत ही उदास नजर आ रही थी। डॉली से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी वो बोल पड़ी, क्या हुआ शिवानी, खाना खाना? इतनी देर से रखा हुआ है, ठंडा हो जाएगा। लेकिन शिवानी ने डॉली की बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तभी डॉली ने दोबारा उससे कहा, शिवानी मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है तुझे? जब से वीरेंद्र गया है तू इतना अजीब सा बर्ताव कर रही है। देखना, मैंने तेरे पसंद की पनीर की सब्जी बनाई है, और ये दाल मखनी, ये तुझे कितनी ज्यादा अच्छी लगती है मेरे हाथ की। तो फिर तू खा क्यों नहीं रही है? चल अब जल्दी खा ले, उसके बाद सो जाना, फिर हम कल सुबह मेले में भी जाएंगे। याद है जब तू कॉलेज में थी तो हम कितना जाया करते थे मेले में। इतने सालों के बाद लगा है मेला, सुना है कि इस बार बहुत मजा आएगा। वहां पर बड़े बड़े झूले लगे हैं, और इंडिया के कोने कोने से लोग अपनी अपनी जगह की स्पेशल क्रॉकरी और कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाएंगे। हम खूब चीजें खरीदेंगे, है ना? खूब मजे करेंगे। इसलिए चल अब तो जल्दी से खाना खा ले, उसके बाद आराम कर लेना। डॉली शिवानी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवानी थी कि वो उसको सुनना ही नहीं चाहती थी। उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो जैसे डिप्रेशन की मरीज लग रही थी, जो कि बस एक टक टेबल पर रखी हुई प्लेट्स को स्टेयर करी जा रही थी। डॉली से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। क्या हो गया बेटा तुझे? तू तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी आंटी को उसके किए की इतनी सजा तो मत दे, डॉली ने रुआंसा होकर कहा। तभी शिवानी ने रोबोट की तरह उसे जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना खाना। इतना कहकर वो अपनी कुर्सी पर से उठी और बाहर की तरफ चली गई। डॉली उसको देखती रह गई। तभी वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, अरे क्या हो गया अगर वो वीरेंद्र मेरी वजह से घर से चला गया तो? हाँ, क्या वो हमारे घर का मेंबर था? नहीं ना। कुछ ही दिन तो हुए हैं ना तुझे उससे मिले हुए, और वो तेरी नजरों में मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो गया। शिवानी ने डॉली की बात का एक भी जवाब नहीं दिया, और वो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गई। शिवानी अपना सिर पकड़कर अपने आप से बोली, मुझे मुझे क्या हो रहा है? क्या हालत हो गई है मेरी? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। ये क्या होता जा रहा है मुझे? तभी शिवानी ने अपने आसपास देखा। उसे अपनी साइड टेबल पर अपना फोन दिखाई दिया। तभी उसने अपना फोन उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मुझे वीरेंद्र को कॉल करना चाहिए? वैसे कर लेती हूँ, अगर एक बार उससे बात कर लूंगी तो शायद मुझे ठीक लगेगा। इस बारे में डिसाइड करके शिवानी ने फौरन वीरेंद्र को कॉल लगाया। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र इस वक्त रसिका के साथ था। रसिका पूरे तन मन धन से आश्रम की झाड़ू लगा रही थी। वीरेंद्र ये चीजें देखकर हैरान था। तभी वो आराम से अंगड़ाई लेते हुए बोला, चलो इसको यहाँ रोकने का कोई तो फायदा हुआ, वरना इतना थका हारा होकर मेरी तो हिम्मत नहीं थी आश्रम की सफाई करने की। अब सही है, ये सफाई करती रहेगी और मैं यहाँ बैठा आराम फरमाऊंगा। वीरेंद्र ने खुश होकर अपने आप से कहा। अचानक तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने उस पर शिवानी का कॉल आता हुआ देखा तो वो एकदम हिल गया। शिवानी इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है? आई होप सब कुछ ठीक हो। इतना कहकर उसने कॉल पिक कर लिया। तभी कॉल की दूसरी तरफ से शिवानी एकदम हड़बड़ाहट में बोली, हेलो वीरेंद्र, कैसे हो तुम? कैसे हो? क्या तुम आश्रम पहुंच गए? यहाँ से जाकर तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? इतनी जल्दी भूल गए मुझे तुम? शिवानी वीरेंद्र से बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी। वीरेंद्र के पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। हालांकि वो खुद उससे बात करने के लिए तड़प रहा था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी की बंदिशों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। बोलो वीरेंद्र, चुप क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे दूर जाकर तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसलिए तुमने मुझसे बात नहीं की? तुमने एक बार भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की? तुम्हें पता है, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। मैंने खाना भी नहीं खाया, आंटी इतनी ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं क्या करूं?
मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। जब से तुम गए हो तब से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सारी खुशियां चली गई, मेरी जिंदगी की रौनक चली गई है। मुझे नहीं पता वीरेंद्र, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। प्लीज वापस आ जाओ, या फिर मुझे अपने पास आने दो, शिवानी ने इमोशनल होकर कहा। यह सुनकर वीरेंद्र एकदम चौंक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। झाड़ू लगाते वक्त रसिका यानी कि बरखा कान लगाकर वीरेंद्र की बातें सुनने लगी। वीरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और शिवानी को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है शिवानी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें कॉल करने की। आज पूरे दिन इतने अजीबोगरीब इंसिडेंट हुए थे कि मुझे तुमसे बात करने में भी बहुत झिझक हो रही थी। उसके बाद जब मैं आश्रम में वापस आया तो फिर अचानक तभी वीरेंद्र को रसिका का ख्याल आया। नहीं, मैं शिवानी को रसिका के बारे में नहीं बता सकता, वरना वो उल्टी सीधी बातें सोचेगी और खुद को और परेशान करेगी। तभी वीरेंद्र ने रसिका के बारे में शिवानी को ना बताने का फैसला किया। बोलो आगे, आश्रम जाकर क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? अब वहां पर सब ठीक तो है ना? शिवानी ने फौरन पूछा। नहीं नहीं, वो सब कुछ ठीक है। मैं कह रहा था कि आश्रम आकर मुझे यहाँ की सफाई करनी पड़ी। 4 दिन से आश्रम बंद था ना, इसलिए काफी गंदगी हो गई थी, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। ऐसा कहकर वीरेंद्र ने बात को पलट दिया। लेकिन शिवानी, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? और तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम पागल हो क्या? खुद को ऐसे भूखा रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। और आंटी के बारे में तो सोचो, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा तुम्हारी ऐसी हालत देखकर। चलो, अब अपनी जिद छोड़ो और चुपचाप जाकर खाना खा लो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये सुनकर शिवानी घबराकर बोली, अच्छा, पहले तो मुझे छोड़कर चले गए और अब मुझसे बात भी नहीं करोगे तुम? इतनी बुरी हूं क्या मैं? वीरेंद्र ने फौरन कहा, नहीं, बुरी नहीं हो, लेकिन मुझे भी तुम्हारी फिक्र है। जब तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी ना, और तुम्हें बीमार देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज अभी जाओ और खाना खा लो मेरे लिए, प्लीज। वीरेंद्र ने प्यार से कहा। शिवानी का दिल पिघल गया और वो स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, अब मैं खा लूंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर। शिवानी की बात पर वीरेंद्र ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा, मेरे लिए। अब जाओ, जल्दी जाकर खाना खा लो। अचानक तभी पीछे से रसिका बोल पड़ी, वीरेंद्र, ये वाला ब्लैंकेट सही है क्या? मैं ओढ़ लूं रात में? ये सुनकर वीरेंद्र के होश उड़ गए और वो डर के मारे रसिका की तरफ देखने लगा। तभी कॉल की दूसरी तरफ से शिवानी ने हैरान होकर कहा, वीरेंद्र, ये किसकी आवाज थी अभी? ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़की है वहां। यह सुनकर वीरेंद्र का दम निकल गया। क्या वीरेंद्र शिवानी से रसिका के आश्रम में रुकने वाली बात छुपाएगा, या फिर डर के मारे उसे सब कुछ सच सच बता देगा? रसिका के बारे में जानकर क्या शिवानी वीरेंद्र से नाराज हो जाएगी? क्या रसिका ने जानबूझकर कॉल पर पीछे से वीरेंद्र से बात की थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। एक मिनट वीरेंद्र, तुम तो आश्रम में अकेले रहते हो ना, फिर पीछे से किसकी आवाज आई अभी? शिवानी ने शक के साथ कहा। वीरेंद्र की हवा खराब हो गई। रसिका की आवाज फोन पर शिवानी ने सुन ली थी। तभी वीरेंद्र हैरान होकर रसिका की तरफ देखने लगा। रसिका उसके सामने भोली बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर ही अंदर उसे पता था कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। हाँ, आवाज? किसकी आवाज? ये तुम क्या बोल रही हो शिवानी? मेरे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो फिर तुम्हें किसकी आवाज सुनाई दे रही है? वीरेंद्र ने कहा। तभी शिवानी ने छूटते हुए ही बोला, अरे अभी अभी सुना मैंने, किसी लड़की की आवाज थी, बिल्कुल साफ सुनाई दी मुझे। शिट, इसने तो रसिका की आवाज सुन ली। अब मैं क्या करूं? इससे झूठ भी बोलूंगा तो ये नहीं मानेगी। वीरेंद्र की फट रही थी। नहीं शिवानी, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हें शायद गलत सुनाई दे गया होगा। तब ये सब छोड़ो और जाओ जाकर डिनर कर लो, आंटी को भी बुरा लगेगा। ठीक है, हम जल्दी ही मिलेंगे। तभी शिवानी हल्की आवाज में बोली, ठीक है, पक्का ना? हम सच में मिलने वाले हैं ना? इस पर वीरेंद्र ने स्माइल करते हुए कहा, पक्का, प्रॉमिस। वीरेंद्र की बात से सेटिस्फाई होकर शिवानी ने कॉल कट कर दिया। तभी फोन को अपने हाथ में घुमाती हुई वो खुद से बोली, तो मुझे धोखा तो नहीं हो सकता? मैंने बिल्कुल साफ साफ वो आवाज सुनी थी। पीछे से कोई लड़की वीरेंद्र से कुछ पूछ रही थी। आई होप वीरेंद्र सच बोल रहा हो और
ये सिर्फ मेरे कानों का धोखा हो। कॉल कट करते ही वीरेंद्र ने एक राहत की सांस ली। चलो शुक्र है शिवानी ने आवाज को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, वरना दिक्कत हो जाती। अगर उसको सच में पता चल जाता कि यहाँ रसिका है तो वो तो मेरी जान ही ले लेती। उसके बाद वीरेंद्र ने रसिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? मैं कॉल पर किसी से बात कर रहा था और तुम पीछे से बोल रही हो। कुछ पूछना था तो कॉल कट होने के बाद पूछ लेती, वीरेंद्र ने सख्ती से कहा। तभी रसिका भोली बनती हुई बोली, अब आई एम सॉरी वीरेंद्र, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी जान पहचान के आदमी से बात कर रहे हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। वीरेंद्र अनॉय होकर इधर उधर देखने लगा। तभी रसिका ने अपनी उंगलियों को आपस में कुलबुलाते हुए पूछा, वैसे किससे बात कर रहे थे तुम? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? ये सुनकर वो चौंक गया और रसिका की शक्ल देखने लगा। गर्लफ्रेंड? तुम पागल हो क्या? मैं एक सन्यासी हूं, मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? बस ऐसे ही वो मेरी दोस्त है। तभी रसिका स्माइल करते हुए बोली, अच्छा तुम बस दोस्त है? जैसे तुम मुझसे बात कर रहे थे लग तो नहीं रहा था। तुम दोनों की बातों से लग रहा था कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, और जैसे तुमने उससे कहा कि तुम उससे जल्द मिलोगे, ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे से अलग रह नहीं पाते। प्यार इतना है कि जुदाई सही नहीं जाती। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम चुप हो गया और रसिका की शक्ल घूरने लगा, क्योंकि रसिका बिल्कुल वही चीज बोल रही थी जो वीरेंद्र के मन में थी, और इस बात में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि वीरेंद्र और शिवानी एक दूसरे से अलग होकर खुश नहीं थे। देखो, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मैं अपनी लाइफ की पर्सनल चीजों के बारे में तुमसे कोई डिस्कशन करना चाहता हूँ। तुम आखिर हो कौन जो मेरी लाइफ के मामले में इतना बोल रही हो? वीरेंद्र ने रसिका को उसकी हाथ दिखा दी। रसिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फौरन बोली, अब नहीं वीरेंद्र, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था। अगर तुम्हें डिस्कस नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर रसिका वहां से जाने लगी। तभी वीरेंद्र को लगा कि शायद उसने रसिका से कुछ ज्यादा ही रूडली बात कर ली। एक मिनट रुको। रसिका चलते चलते रुक गई और पलटकर वीरेंद्र की तरफ देखने लगी। तभी वीरेंद्र ने वहां पास से मच्छर की कॉइल उठाते हुए रसिका के आगे बढ़ाई और कहा, छोटे वाले कमरे में काफी मच्छर होते हैं, वो काटेंगे और तुम्हें रात भर सोने नहीं देंगे, इसलिए कॉइल लगा लेना वहां पर। रसिका इस बात पर स्माइल करने लगी और वीरेंद्र के हाथ से कॉइल लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी वीरेंद्र ने एक आह भरी और अपने आप से कहा, फालतू में बेचारी को इतना बोल दिया मैंने। वैसे जो कुछ भी कहा वो ठीक ही तो कहा था। शायद मुझे इस सच को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। आधी रात होने पर रसिका अपने बिस्तर से उठ गई। वो सबसे पहले वीरेंद्र को उसके कमरे में देखने के लिए गई। वीरेंद्र गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तब भी बात को पक्का करने के लिए वो उसके कमरे के अंदर दबे पांव घुस गई। रसिका सीधा जाकर वीरेंद्र के सामने बैठ गई। वीरेंद्र की आंखें बंद थीं, वो गहरी नींद में सुकून से सो रहा था। तभी रसिका ने पीछे से अपना हाथ आगे किया जिसमें वो एक पेन पकड़ी हुई थी। रसिका ने अपनी उंगलियों में वो पेन लिया और जोर से वीरेंद्र की आंख में घुसाने के लिए उठाया, लेकिन उसकी आंख के बिल्कुल पास लाकर उसे रोक दिया। ऐसा करने के बावजूद भी वीरेंद्र की आंख नहीं खुली। रसिका ने 2-3 बार ऐसा करके देखा। वो वीरेंद्र को डरा रही थी, ताकि अगर वो सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो अपनी आंख फौरन खोल दे। लेकिन वीरेंद्र ने एक बार भी अपनी आंखों में कोई हरकत नहीं की। इस बात से सेटिस्फाई होकर रसिका स्माइल करने लगी। वीरेंद्र सच में सो रहा था, इसीलिए वो वहां से उठी और फौरन उसके कमरे से निकल गई। आश्रम में इस वक्त अकेले होने के बावजूद भी रसिका ध्यान से अपना एक एक कदम ले रही थी। वो बार बार अपने आसपास गर्दन घुमाकर देख रही थी। मुझे भी न जाने क्या हो गया है, कोई भी तो नहीं है इस वक्त मेरे आसपास, फिर भी फालतू में घबरा रही हूं। रसिका लंबे लंबे कदम लेकर सीधा पहुंच गई नागराज की मूर्ति के सामने। काफी देर वो नागराज को बस घूरे चली जा रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर मूर्ति के सामने कहा, कैसे हो और मुझे इतने दिनों के बाद देखकर कैसा लग रहा है? बदले में नागराज ने रसिका को कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो थोड़ा हंसकर बोली, क्या हो गया तुम्हें? कुछ बोल क्यों नहीं रही? या बरखा को वापस देखकर इतना ज्यादा चौंक गए कि तुम्हारी बोलती ही बंद हो गई? हाँ, बहुत साल इंतजार किया मैंने वापस तुम्हारे सामने खड़े होकर चुनौती देने का, लेकिन अपने वादे की तो मैं पक्की निकली। मैंने तुमसे उस वक्त कहा था ना कि मैं एक दिन जरूर लौटूंगी, और जिस दिन लौटूंगी ना उस दिन तुम्हें उखाड़कर फेंक दूंगी, तुम्हारे आदमी को तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगी ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। और देखना, ऐसा ही होने वाला है। मैं वीरेंद्र को तुमसे छीन लूंगी, उसे अपनी तरफ कर लूंगी, और फिर जो मुझे चाहिए वो मुझे आराम से मिल जाएगा।
रसिका की आंखों में बदले की भावना झलक रही थी। उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता छा गई कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे बीते वक्त की कोई बात याद आ गई हो। अचानक तभी नागराज के फन हिलने लगे और उनकी आंखों में लाल रोशनी भर गई। ये देखकर रसिका मुस्कुराने लगी और वापस से बोली, देखा, मेरी धमकी से ही तुम्हें इतना डर लग गया कि अपने बिल से निकलकर तुम्हें मुझसे बात करने के लिए आना ही पड़ा। तभी नागराज ने फुफकारते हुए रसिका से कहा, बरखा, क्यों आई है तू इसकी जिंदगी में? पिछली बार मैंने तुझे जो सबक सिखाया था उसे तू भूल गई क्या? जो तू फिर से अब वीरेंद्र की जिंदगी में लौट आई है। इस पर रसिका शैतानों की तरह मुस्कुराने लगी और बोली, पिछली बार की तो भूल जाओ, तब तो मैं नादान थी, लेकिन इस बार मैं फुली लोड होकर आई हूं। इतनी शक्ति और ताकत है ना मेरे पास कि तुम और वीरेंद्र तो क्या, तुम्हारे जैसे 100 गुना लोगों का सामना मैं अकेले के दम पर कर सकती हूं। और इस बार मैं वीरेंद्र को ऐसा पटाऊंगी कि मैं उसे अपना बनाकर ही मानूंगी। फिर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। नागराज इस बात पर हंसने लगे और बोले, तो बहुत बड़ी बेवकूफ है, पहले भी थी और आज भी है। वीरेंद्र कभी तेरा नहीं हो पाएगा, मैं उसे जानता हूं, और जब तक तू वीरेंद्र को नहीं जान पाएगी तुझे तेरी मनचाही चीज नहीं मिलेगी। ये सुनकर रसिका को गुस्सा आ गया और उसने फौरन अपनी आंखें बंद करके किसी का जाप किया। जाप करने के बाद उसकी आंखें काले रंग की हो गई और उसके हाथों में सफेद रंग की रोशनी निकलने लगी। तभी रसिका ने उस रोशनी को अपने हाथ में इकट्ठा किया और नागराज के ऊपर डाल दिया। बरखा की शक्तियों से नागराज को तकलीफ हो रही थी। तभी नागराज ने भी अपनी आंखें सुर्ख लाल कर ली। अपने फनों के अंदर से लाल रंग की शक्ति से बरखा के ऊपर हमला कर दिया, जिससे बरखा दूर जाकर गिर गई। नागराज के एक ही वार ने बरखा को कमजोर कर दिया। तभी वो जैसे तैसे फर्श पर से उठी और फिर से नागराज के सामने आकर खड़ी हो गई। देखा, मैंने कहा था ना, तो कभी भी उस चीज तक नहीं पहुंच पाएगी जो चीज मैंने अपने पास संभाल कर रखी है। वक्त आने पर मैं उसे वीरेंद्र को दे दूंगा, लेकिन तेरा हाथ उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। नागराज की चुनौती सुनकर बरखा के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से के मारे उसे घूरने लगी। रसिका, तुम यहां पर क्या कर रही हो? अचानक तभी पीछे से वीरेंद्र आ गया। वीरेंद्र की आवाज सुनकर रसिका का दम निकल गया। तभी वो पीछे पलटकर बोली, वीरेंद्र, तुम सोए नहीं क्या? मैं तो सो रहा था, लेकिन तुम यहां क्या कर रही हो? तुम नहीं सो रही थी क्या? वीरेंद्र ने थोड़ा सख्ती से कहा। रसिका की बोलती बंद हो गई। तभी उसने फौरन पलटकर नागराज की तरफ देखा। नागराज वहां से जा चुके थे। वो वापस वीरेंद्र की तरफ देखकर बोली, नहीं, मैं तो सो रही थी, फिर अचानक से मुझे काफी बेचैनी होने लगी, इसलिए मैं यहाँ आकर थोड़ा टहल रही थी। अच्छा, टहल रही थी? तो वहां कोने में क्यों टहल रही हो, उस मूर्ति के पास? टहलना है तो यहाँ खुले में टहलो। वीरेंद्र के कहने पर रसिका चीख गई और इधर उधर देखते हुए बोली, वो बस ऐसे ही, मैं यहाँ पर देख रही थी कि आश्रम में और क्या क्या चीजें हैं, इसलिए बस यहाँ थी। चलो, मैं सोने के लिए जाती हूँ। काफी नींद आ रही है मुझे, रसिका ने जमाई लेते हुए कहा और वो फौरन वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद वीरेंद्र नागराज की मूर्ति की तरफ देखने लगा और अपने आप से बोला, ये पक्का झूठ बोल रही है, ये मूर्ति के पास खड़े होकर जायजा ले रही थी। रसिका हड़बड़ाहट में अपने कमरे के अंदर घुसी और उसने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। कुंडी लगाकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। शुक्र है वीरेंद्र को मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, वरना गड़बड़ हो जाती, उसने अपने आप से बोला। तभी रसिका फौरन कमरे के बीचों बीच फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद करी और दोनों हाथों को अपनी पालथी पर रखकर किसी चीज का जाप करने लगी। जाप करते करते उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य आने लगे। दृश्य में वीरेंद्र का आश्रम था, जिसमें नागराज की मूर्ति थी। नागराज की मूर्ति के ठीक नीचे बहुत ही तेज रोशनी थी। उस रोशनी के अंदर कुछ रखा हुआ था। वो रोशनी उस चीज के अंदर से आ रही थी। प्रकाश इतना तेज था कि रसिका अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही थी। उसे बहुत दिक्कत होने लगी। तभी उसने फौरन अपना जप तोड़ दिया और वो अपनी आंखें खोलकर बैठ गई। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और परेशान नजर आ रही थी। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। वो चीज यही है, इस आश्रम के अंदर, नागराज की मूर्ति के नीचे। रसिका किस चीज के बारे में बात कर रही थी? वो उसके पीछे क्यों पड़ी थी? ऐसा क्या था उस चीज के अंदर? नागराज और रसिका इससे पहले से एक दूसरे को कैसे जानते थे? क्या पहले कभी नागराज ने रसिका को नुकसान पहुंचाया था? क्या था इन दोनों के बीच का रिलेशन? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।
अपनी मासूमियत का कार्ड खेलकर रसिका को, जो कि असलियत में बरखा थी, वीरेंद्र के आश्रम में एक रात बिताने की परमिशन मिल गई थी। अपना रास्ता साफ दिखते ही रसिका ने नागराज को जाकर अपने वापस लौटने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन मौके पर वीरेंद्र आ जाता है। इसीलिए रसिका को फौरन अपने कमरे में वापस भागना पड़ता है। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बरखा को आखिरकार पता चल जाता है कि जिस चीज की उसको तलाश थी अब तक, वो आश्रम के अंदर ही मौजूद है। अब आगे। रसिका की आंखों में इस वक्त आंसू थे और वो इमोशनल होकर अपने आप से बोली, जिस चीज की तलाश मुझे 100 सालों से भी ज्यादा से थी, आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। मतलब मिली नहीं है अभी, सिर्फ मुझे उसके बारे में ही पता चला है। इमोशनल होते होते रसिका के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने अपनी आंखें पोंछी और फोन उठाते हुए कहा, जल्दी से इस बारे में दादाजी को बता देती हूँ, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। लेकिन अचानक तभी उसे उस वक्त एहसास हुआ और वो फौरन रुक गई। नहीं, आधी रात हो रही है, इस वक्त वो आराम कर रहे होंगे। दादू को ये गुड न्यूज अब मैं सीधा मिलकर ही दूंगी। मुझे अपनी आंखों के सामने उनका रिएक्शन देखना है। खुशी के मारे रसिका की आंखें चमक उठी। तभी वो वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगले दिन की सुबह बहुत ही सुहानी थी। इतने दिनों के बाद वीरेंद्र आश्रम में सोकर उठा था। हल्की हल्की धूप छनकर आश्रम के आंगन में आ रही थी। सुबह सुबह चिड़िया खूब चहचहा रही थी, ताजी ताजी हवा चल रही थी। ऐसे में आश्रम का माहौल और सुहाना हो चुका था। दांतों में मंजन करने के बाद वीरेंद्र हॉल वाले कमरे में आ गया। अपने पीछे हाथ बांधकर वो आश्रम के आंगन में टहलने निकल गया। तभी उसने गार्डन में जाकर एक लंबी सांस भरी और अपने आप से कहा, अपनी जगह की बात अलग होती है। इतने दिनों के बाद आश्रम में सुबह बिताकर कितना अच्छा लग रहा है। वरना न जाने मेरे दिन और रात 3-4 दिन से कैसे गुजर रहे थे। वीरेंद्र ने बीती बातों को याद करते हुए कहा, बहुत भूख लग रही है, नाश्ते के लिए देखना पड़ेगा क्या रखा है। इतना कहकर वीरेंद्र रसोई की तरफ गया। रसोई में जाते ही वो एकदम चौंक गया। उसकी आंखों के सामने इस वक्त तरह तरह की चीजें रखी हुई थी। अरे उठ गए तुम? बस 2 मिनट बाहर इंतजार करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। चूल्हे के पास रसिका खड़ी हुई थी और बड़ी ही मेहनत से खाना बना रही थी। पूरा रसोई बिखरा पड़ा था। वहां की हालत देखकर लग रहा था कि रसिका काफी देर से मेहनत कर रही थी। तभी वीरेंद्र ने हैरान होकर कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो, और ये सब क्या हाल बना रखा है मेरी रसोई का? रसिका एकदम छींपते हुए बोली, अरे सॉरी, वो क्या है ना, मैं जब भी किचन में कुछ बनाती हूँ तो किचन की यही हालत हो जाती है। इसलिए तुम बस थोड़ी देर वेट करो, जब सब कुछ हो जाएगा तो मैं पूरा रसोई साफ कर दूंगी। ऐसे चमका दूंगी कि तुम्हें लगेगा भी नहीं कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई काम कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा। तभी वीरेंद्र अपने हाथ से इशारा करते हुए बोला, और ये सब क्या है? तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे बोल देती ना, मैं बना कर दे देता। वीरेंद्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक तो वैसे ही कल रात को रुककर मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दे दी, और अब मैं इतना भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाऊं। रसिका ने इस बात को इतनी फॉर्मेलिटी के साथ कहा कि वीरेंद्र आगे कुछ और बोल नहीं पाया। वो अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। एक रात तो यहाँ पर रुक गई है, अब इसके बाद ये नाश्ता वाश्ता बनाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। क्या ये मुझसे और इस आश्रम से? चटाई पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करते हुए वीरेंद्र के मन में यही उधेड़-बुन चल रही थी। तभी रसिका अपने हाथ में नाश्ते की ट्रे लेकर वहां पर आ गई। उसने ट्रे नीचे रखी और मुस्कुराते हुए वीरेंद्र से कहा, नाश्ता तैयार है। वीरेंद्र ने जब ट्रे में रखे हुए अलग अलग तरीके के पकवानों को देखा तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। तो बताओ, कहां से शुरू करना है? पूरी सब्जी से, छोले भटूरे से, या फिर पनीर सैंडविच से? रसिका किसी शेफ की तरह बात कर रही थी। वीरेंद्र की बोलती बंद हो चुकी थी। वो उसकी शक्ल देख रहा था। चलो मैं ही निकाल देती हूँ, तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। तभी रसिका ने उसकी प्लेट में सबसे पहले पूरी और सब्जी और पनीर सैंडविच रख दिया। रसिका, ये सब क्या है? तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैं वैसे भी एक सन्यासी हूँ, मुझे सादा और सिंपल खाने की आदत है। ये सब पकवान बनाने की तकलीफ तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। वीरेंद्र ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा। तभी रसिका ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, बस ये समझ लो कि मेरी तरफ से ये तुम्हें थैंक यू कहने का तरीका है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए अच्छे लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रसिका ने सीरियसली बोला। जब वीरेंद्र ने उससे आई कांटेक्ट किया तो वो उसको प्यार से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर ही अंदर रसिका वीरेंद्र को पसंद करती है। लेकिन तभी वीरेंद्र ने अपनी आंखें नीचे की ओर कर ली। न जाने क्यों उसको रसिका के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। शायद ये सब शिवानी की वजह से हुआ था। खाकर बताओ, अच्छा बना है?
तभी वीरेंद्र ने अपना पहला निवाला अपने मुंह में लेने के बाद अपने आप से कहा, अरे ये तो सच में बहुत स्वाद से भरा है। इसे देखकर मुझे लगता नहीं था कि ये इतना अच्छा खाना बना लेती होगी। हाँ, ठीक ठाक बना है। लेकिन वीरेंद्र ने रसिका के मुंह पर उसकी तारीफ नहीं की। नाश्ता खत्म करने के बाद वीरेंद्र ने रसिका से पूछा, वैसे रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? यह सुनकर रसिका शॉक्ड रह गई और वीरेंद्र को झुठलाते हुए बोली, क्या मैं और तुम्हारे कमरे में? मैं क्यों आऊंगी वीरेंद्र, मैं तो सो रही थी और फिर बस रात को थोड़ा वॉक करने के लिए उठी थी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था? तभी वीरेंद्र ने अपनी जेब में से ईयररिंग निकाला और रसिका को दिखाते हुए कहा। ईयररिंग देखकर रसिका को सांप सूंघ गया। वो अपने कानों को छूकर देखने लगी। उसके राइट वाले कान में ईयररिंग नहीं था। रसिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो बात को उलझाते हुए बोली, अरे ये मेरे कान से कब गिरी पता ही नहीं चला। हो सकता है कि बाहर गिर गई हो और तुम्हारे पैर से लगने की वजह से तुम्हारे कमरे में पहुंच गई हो। वैसे भी इन छोटी मोटी ईयररिंग्स के साथ में यही होता है। लाओ मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ। रसिका ने ईयररिंग्स लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी वीरेंद्र ने उसे पीछे कर लिया। रसिका हड़बड़ाहट में उसकी शक्ल देखने लगी। कौन हो तुम और यहाँ पर किस मकसद से आई हो? वीरेंद्र ने सीधे सीधे कहा। यह सुनकर रसिका के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ये पहली बार नहीं हुआ है जब से तुम आई हो ना, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर ही हैं। कल रात को मेरे आश्रम में रुकना, फिर चोरी छुपे मेरे कमरे में आना और उसके बाद नागराज की मूर्ति के आसपास तुम्हारा टहलना, क्या है ये सब? हर चीज के लिए तुम्हारे पास बहाना होता है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारी चालें सब कुछ समझ चुका हूं मैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस मकसद से आई हो। अब जल्दी से अपना मुंह खोल दो, वरना मुझे जबरदस्ती करने में देर नहीं लगेगी। वीरेंद्र ने भड़कते हुए कहा। उसका ये रूप देखकर रसिका की हवा खराब हो गई। रसिका को यह उम्मीद नहीं थी कि वीरेंद्र अचानक से उसके ऊपर फट पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। कहीं इसने मुझे रात में कुछ उल्टा सीधा करते हुए तो नहीं देख लिया? रसिका ने मन में अपने आप से कहा। टेंशन के मारे वो अपने नाखून को अपनी उंगली के ऊपर दबाए चली जा रही थी। वीरेंद्र ने यह चीज नोटिस कर ली और अब उसे इस बात की श्योरिटी हो गई कि रसिका जरूर किसी न किसी चक्कर से उसके आश्रम में रुकी हुई है। वीरेंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा कोई मकसद नहीं है, ये सब चीजें सिर्फ इत्तेफाक हैं। मैं रात को तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी और क्यों आऊंगी? ये सब कोइंसिडेंस है। तुम इन चीजों को गलत दिशा में लेकर जा रहे हो। रसिका ने भोली बनते हुए कहा। तभी वीरेंद्र गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी भींचने लगा। वो गुस्से के मारे रसिका पर भड़क पड़ता कि इससे पहले किसी ने आश्रम के दरवाजे पर खटखटाया। रसिका से हटकर वीरेंद्र का ध्यान दरवाजे की ओर चला गया। उसने देखा कि आश्रम का गेट खोलते हुए एक लड़का और लड़की अंदर चले आ रहे थे। तो यह क्या यहाँ पर? उस लड़के ने पुकारते हुए कहा। वीरेंद्र ने उसको देख लिया था, इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। रसिका भी फौरन उठ गई और इधर उधर देखने लगी। वीरेंद्र अभी भी गुस्से से उसको देख रहा था, लेकिन तभी उसने अपना ध्यान उसके ऊपर से हटाया और उन लड़का लड़की की तरफ देखते हुए बोला, जी बताइए, किससे मिलना है आपको? वो लड़का लड़की देखने में नया नवेला शादी का जोड़ा लग रहे थे। तभी वो दोनों आश्रम के थोड़ा अंदर आते हैं। उस लड़की ने अपने पति का हाथ थामा हुआ था। दोनों काफी खुश मिजाज लग रहे थे। तभी वो लड़का बोला, हमने इस आश्रम के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए आए हैं। उस लड़के की वाइफ इधर उधर आंखें घुमाकर पूरे आश्रम को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ रसिका ने एक राहत की सांस ली और मन में अपने आप से कहा, चलो शुक्र है ये दोनों मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए बिल्कुल सही टाइम पर, वरना वीरेंद्र तो मेरा इंटरव्यू लेना बंद ही नहीं कर रहा था। उसको मेरे ऊपर डाउट हो जाता। इनके आने से अब वो थोड़ा भूल जाएगा इस बारे में। वैसे ये आश्रम देखने में उतना बुरा भी नहीं है जितना हमने सोचा था। ये काफी पुराना है लेकिन अच्छा है, वो लड़की बोली। तभी वीरेंद्र उन दोनों को देखते हुए कहता है, आप दोनों यहाँ पर दिया जला दीजिए और थोड़ी देर उसके सामने बैठकर ध्यान कीजिए। उन दोनों ने अपना सिर हिला दिया और वो दिया उठाने के लिए जाने लगे। तभी वो लड़का वीरेंद्र से मुस्कुराकर बोला, अरे मैंने आपको हम दोनों के नाम तो बताए ही नहीं। मेरा नाम वरुण है, ये है मेरी वाइफ जिया। ये सुनकर वीरेंद्र हैरान हो गया। अचानक तभी उसे अपने सन्यासी होने का एहसास हुआ और वो मन में खुद से बोला, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। काश मैं भी एक साधारण इंसान बन के रह पाता। एक संसारी इंसान की तरह मेरी भी शादी होती, एक पत्नी होती, फिर मैं भी उसके साथ ऐसे ही घूमने जाता और अपनी जिंदगी गुजारता। अचानक वीरेंद्र को संसारी जीवन की तलब होने लगी। वो 2-3 मिनट तक इसी बारे में सोच रहा था। रसिका भी हैरान होकर उसको देख रही थी। इसको क्या हो गया? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है?
तभी वरुण हैरान होकर वीरेंद्र से बोला, सन्यासी जी, क्या हो गया, कहाँ खो गए आप? अचानक तभी वीरेंद्र होश में आया और वरुण और जिया से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं बाप, आप दोनों ध्यान दीजिए, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर वीरेंद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वीरेंद्र के कहने पर वरुण और जिया ने अपने अपने आगे दिया जला लिया था और वो दोनों उनके सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे। वीरेंद्र भी वहीं उनके आसपास घूम रहा था। ध्यान पूरा करने के बाद उन दोनों ने अपनी आंखें खोल ली। तभी वीरेंद्र ने उनके सामने आकर कहा, अब आप दोनों भगवान की मूर्ति के सामने जाकर अपनी अपनी मुराद पूरी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। इस बात पर वो दोनों मुस्कुराते हुए उठ गए और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। वीरेंद्र भी वहीं उनके पास चला गया। अक्सर वीरेंद्र आश्रम में आने वाले हर भक्त के मन की बात जान लेता था, इसलिए इस बार भी वो उन दोनों के पास खड़ा होकर उनकी मुराद के बारे में जानने लगा। सबसे पहले वीरेंद्र ने जिया की मांग के बारे में जानने की कोशिश की। जब वीरेंद्र ने उसके मन की बात सुनी तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। आखिर क्या थी जिया के मन की मुराद? दूसरी तरफ क्या रसिका वीरेंद्र के शक से बच गई थी या फिर वीरेंद्र फिर से रसिका से सवाल जवाब करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जिया और वरुण दोनों हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने अपनी मुराद के पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वीरेंद्र भी वहीं उनके पास खड़ा था। सबकी तरह वीरेंद्र उनके मन की बात को भी जानने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने सबसे पहले जिया के मन की बात को सुनने की कोशिश की। जिया की आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो मन में भगवान से विश मांग रही थी, हे भगवान, प्लीज मुझे राहुल का बना दीजिए। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वरुण से शादी मुझे मम्मी पापा की वजह से करनी पड़ी, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे वरुण को हाँ कहना पड़ा। मैं जानती हूँ कि मैंने वरुण के साथ गलत किया, लेकिन वक्त आने पर मैं उसको राहुल के बारे में बता दूंगी और वरुण को डिवोर्स देकर राहुल से शादी कर लूंगी। जिया के मन की बात जानकर तो वीरेंद्र के होश ही उड़ गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी शक्ल देखने लगा। जितना प्यार जिया वरुण को जताती थी वो सब फेक था। वो नाटक करके वरुण को अपने ऊपर शक नहीं होने देती थी। जब वीरेंद्र को इस बात का एहसास हुआ तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या चक्कर है? ये लड़की वरुण को धोखा दे रही है। कितनी बड़ी धोखेबाज है ये। और बेचारा वरुण, उसको इस चीज की भनक तक नहीं है। वीरेंद्र ने हैरान होकर खुद से कहा, मुझे वरुण के मन की बात भी जाननी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी किसी दूसरी लड़की को पसंद करता हो। ये सोचकर वीरेंद्र ने आंखें बंद की और वरुण के मन की बात को सुनने लगा। थैंक यू सो मच भगवान, जो आपने मुझे जिया जैसी वाइफ दी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैं अपनी जिया को खुश देखना चाहता हूँ। जो भी मेरी जिया को दुख पहुंचाना चाहे, आप उसको जिया से दूर रखना। वो इतनी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं अपनी जिया को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकता। आप उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे दे देना ताकि मैं उनका सामना करूं, न कि मेरी ब्यूटीफुल जिया। हम दोनों को हमेशा एक साथ रखना। आई रियली रियली लव हर। वरुण की मन की बात जानकर वीरेंद्र को दूसरी बार झटका लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वरुण जिया से इतना ज्यादा प्यार करता होगा। वहीं दूसरी तरफ जिया के मन में तो कोई और ही था। वो वरुण के साथ सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही थी और वक्त आने पर उसको बहुत बड़ा धोखा देने वाली थी। वीरेंद्र को वरुण के लिए बुरा लगने लगा और वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। जिया और वरुण ने अपनी आंखें खोली। उसके बाद वो स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वरुण ने जिया के क्लोज आकर कहा, तो क्या मांगा तुमने भगवान से? तभी जिया ने शर्माते हुए कहा, यही कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ें। और तुमने क्या मांगा? तभी वरुण ने जिया का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, मैंने भी यही मांगा और भगवान से बोला कि तुम्हारी सभी प्रॉब्लम्स वो मुझे दे दे ताकि तुम्हें कभी कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर जिया मुस्कुराने लगी। वीरेंद्र ने जब उन दोनों के बीच की बात सुनी तो उसे बुरा लगने लगा। वो इधर उधर देखते हुए बोला, बेचारा वरुण कितना ज्यादा प्यार करता है जिया से, और एक जिया है जो सिर्फ उसको धोखा दे रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये दोनों कभी अलग ना हो और हमेशा एक साथ रहे। वीरेंद्र ने अपने मन में ठान लिया कि वो जिया और वरुण को एक साथ रखने के लिए कुछ भी करेगा। तभी उसने कुछ सोचा और जिया के सामने जाकर कहा, इस सन्यासी